हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्ट हिफाजत की। आखिर ये चर्चा में क्यों है? पंजाब सरकार प्रोजेक्ट हिफाजत के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने जा रही है। किसी महिला के साथ शारीरिक या भावनात्मक हिंसा होगी तो वो 181 पर कॉल कर सकती है, जिसके 10 मिनट में कार्रवाई होगी। देश में ये एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। ये लुधियाना से शुरू हो सकता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पंजाब केसरी ने इसको कवर किया था। अब हम बात करते हैं आखिर प्रोजेक्ट हिफाजत क्या है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया। अगर पंजाब के किसी भी हिस्से में भावनात्मक या शारीरिक हिंसा होने पर 181 पर कॉल करने पर 10 मिनट के अंदर उस चीज़ पर कार्रवाई होगी। जैसे अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो रही है या फिर उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, हिंसा कर रहा है और महिला ने वहाँ पर 181 पर कॉल कर दिया तो 10 मिनट के अंदर पुलिस आएगी और उस पर कार्रवाई करेगी। मार्च के पहले सप्ताह में लुधियाना जिले से शुरू होने की संभावना होगी और सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। वन स्टॉप सेंटर, पुलिस और अन्य विभागों के बीच तालमेल स्थापित कर महिलाओं को त्वरित सहायता दी जाएगी और विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की जिसमें आंगनबाड़ी, पुलिस, पंचायत का योगदान होगा। ब्लॉक में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और महिला पुलिस टीम का हिस्सा होंगे। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक पंजाब के 4309 मामले हिंसा के महिलाओं के खिलाफ देखे गए। सबसे ज़्यादा तरन तारण में 390 मामले देखे गए और सबसे कम कपूरथला में 56 मामले। अन्य राज्यों के आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर सबसे ज़्यादा अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा FIR दर्ज की गई। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और उसके बाद राजस्थान और फिर वेस्ट बंगाल का। महिलाओं के खिलाफ हर तीसरा अपराध घरेलू हिंसा का होता है। जैसे 18% किडनैपिंग होती है जिसमें 73,844 महिलाओं की किडनैपिंग शामिल है। 8% जबरन शादी के लिए किडनैप, 32,630 महिलाओं की किडनैपिंग। 8% रेप, 32,260। 25% अन्य अपराध, 1,40,552 एंड 31% घरेलू हिंसा के केस, 1,26,575। अगर बात की जाए महिला सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां, सबसे पहले तो पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड हो सकता है क्योंकि जो पुरुष प्रधानता वाली सोच है वो महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ने में रोकती है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई कपल है, वैसा ऐसे बहुत कम तो नहीं माना जाएगा, जैसे 90 में से नहीं 100 में से 90 लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब अगर कोई कपल है A और B, अगर A वाइफ है B हस्बैंड है और अगर वाइफ की थोड़ा सा अपर रैंक पे लग गई तो ये थोड़ा हस्बैंड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा घटिया सोच का इंसान है तो वो मारपीट या फिर हिंसा पे भी उतर सकता है या फिर गाली गलौज, कई तरह की चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। दूसरी चीज़ होती है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। कानून के बावजूद भी जो महिला सुरक्षा है वो ठीक से नहीं हो रही। जैसे हिंसा के लिए एक अधिनियम बनाया था इसकी रोकथाम के लिए 2005 वाला, तो कानून होने के बाद भी अभी भी हिंसा के जो रेशियो है वो आपने अभी देखे क्या क्या आंकड़े रहे, तो वो भी अभी बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहे। न्यायमूर्ति हेमा समिति ने मलयालम फिल्म उद्योग में वेतन भुगतान में गंभीर लैंगिक असमानता देखी और अपर्याप्त सुरक्षा पर प्रकाश डाला था। रोशन सड़कों की कमी और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन के कारण उत्पीड़न या फिर हमले हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार लाइट नहीं होती है रोड्स में एंड कुछ मतलब नौकरी पेशा विमेन होती हैं जो रात को ऐसे कभी कभी पैदल भी जाती हैं, कभी ट्रैवल करती हैं, तो या फिर अगर उन्हें कई बार देर से गाड़ी मिलती है या फिर रोड पर लाइट कम होती है तो इस वजह से भी उनके साथ इस टाइप की घटनाएं हो सकती हैं। अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन और फॉरेंसिक लैब में आवश्यक अवसंरचना का अभाव। कई बार क्या होता है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ, वो FIR लिखाने गए तो करप्शन की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से एक तो उनकी रिपोर्ट लिखने में देरी की जाती है या फिर उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया जाता है या फिर अगर देरी हो जाती है, मतलब FIR लिखने में भी देरी और फॉरेंसिक जो साक्ष्य होते हैं उनको प्रूफ करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो जिस वजह से भी अपराधों की जांच ठीक टाइम पे नहीं हो पाती, जिससे न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता है और महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाने में ये काफ़ी मतलब मुश्किल बन रहा है। सुनवाई में देरी।
आरोपियों के लिए नरमी न्यायपालिका के भीतर प्रणालीगत समस्याओं को दिखाती है। कई बार क्या होता है, कोई केस चला इससे रिलेटेड, तो फिर उसमें सुनवाई में देरी हुई, और आरोपियों के लिए नरमी जैसे कई बार मृत्युदंड की जगह उन्हें सिर्फ 10 साल की सज़ा की, फिर वो छूट जाएंगे, फिर बदला लेने की कोशिश करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें भी महिला सुरक्षा के खिलाफ काम करती हैं कई बार। जैसे निर्भया केस में हुआ था, उसमें जो सुनवाई थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था। भ्रष्टाचार, रिश्वत और कदाचार के कारण अप्रभावी रूप से इसे निपटाया जाता है और एफआरआई में आनाकानी की जा सकती है। तो इसकी वजह से भी महिला सुरक्षा प्रभावित होती है। कई बार क्या होता है, रिश्वतखोरी की, पहले पैसे दो फिर हम आपकी एफआईआर लिखेंगे, तो इस चीज़ की वजह से भी काफ़ी देर लगती है। और अगर बाय द वे एफआईआर लिख भी दी तो फिर उसको अगले दिन करके या फिर कोशिश कर रहे हैं करके टाल दिया जाता है, उस चीज़ पे सीरियसली एक्शन नहीं लिया जाता है। दहेज प्रथा के कारण हत्या और हिंसा। कई बार आपने देखा होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम होने के बावजूद भी वर्तमान समय में दहेज लिया जाता है, और अगर कोई लड़की दहेज नहीं देती है तो फिर या तो उसके साथ हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है, और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार उसकी हत्या भी कर दी जाती है। विधिक सुरक्षा और अधिकारों का सीमित ज्ञान। इतने सारे अधिकार और विधिक सुरक्षा होने के बावजूद भी लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि अगर कोई उनके साथ हिंसा कर रहा है तो वो किसका दरवाज़ा खटखटाए। तो इस वजह से भी उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, और कई बार तो सामाजिक कलंक और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के मान सम्मान के लिए भी लड़कियां चुप बैठ जाती है। और इसका एक और फैक्टर है आर्थिक निर्भरता पुरुषों पर। अगर कोई महिला पुरुष पर बिल्कुल से आर्थिक रूप से निर्भर है, यानी कि सिर्फ एक पति पैसा कमा रहा है, वो भी उसकी सैलरी अगर सिर्फ 5,000 है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर मारपीट और हिंसा वाली चीज़ें बढ़ सकती है। डिजिटल दुर्व्यवहार, जैसे आप देख रहे होंगे ऑनलाइन का टाइम है तो ऑनलाइन क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लाइक जैसे साइबर बुलिंग हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गया, पीछा करना हो गया, और गलत तस्वीर को बिना किसी के सहमति के कहीं पर साझा करना। जैसे आप देख रहे होंगे डीप फेक से आजकल क्या क्या हुआ है। मादक पदार्थों के सेवन से हिंसा बढ़ती है। जैसे कोई शराब पीता है तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बेझिझक हो जाता है और फिर मारपीट पे, गाली गलौज पे भी उतर जाता है। रेप के झूठे आरोप वास्तविक पीड़ितों की विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी लड़की ने झूठा केस दायर कर दिया कि ये हुआ है, कि रेप हुआ है, ये कुछ, कई बार लड़कियां भी गलत करती हैं। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, अगर लड़कियों ने झूठा केस दायर कर लिया तो फिर जो सीरियस में अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उसकी जो डिमांड है या फिर जो उसकी एफआईआर है उसको भी हल्के में लिया जाएगा। फिर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ पहलों की। भारत में क्या क्या पहल इसके लिए की जा रही है। पहला, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013। इससे 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति को यह अनिवार्य बनाता है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने का प्रयास भी करता है। निर्भया अधिनियम 2013 बलात्कार के पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी को मृत्युदंड का प्रावधान करता है और रेप पीछा करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी करता है, और ये 7 से 10 साल की सजा की बात भी करता है। इसके अलावा दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में 12 से कम आयु वाले बच्चों का रेप करने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया, और जांच सुनवाई में 2 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। पोक्सो एक्ट यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की बात करता है। उसमें लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, किसी स्पेशल जेंडर पे फोकस नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची है उनके लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ये बाल विवाह के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये एक्ट था 2005 का, लेकिन लागू हुआ था 2006 से। तो इसमें हर प्रकार की हिंसा को कवर किया गया है, मौखिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से। अगर कोई भी इंसान तुम्हें शारीरिक रूप से टॉर्चर करता है तो फिर उस पर आप इस एक्ट की हेल्प से
केस कर सकते हो। या फिर जैसे अगर भावनात्मक रूप से कोई टॉर्चर कर रहा है, किसी ने आपको मुंह से कुछ गलत बोल दिया, या फिर अगर आपको कोई बार बार इमोशनली टॉर्चर कर रहा है तो उसकी वजह से भी आप इस चीज़ की हेल्प ले सकते हो। ये भारत में कुछ पहल की गई है। अब हम बात करते हैं कुछ सरकारी पहलों की। सरकार ने निर्भया केस के बाद एक निर्भया फंड बनाया था। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन की मदद से भी आप यौन हिंसा से बच सकते हो, या फिर उत्पीड़न के मामलों में काफ़ी ज़्यादा कमी अभी देखने को मिले पिछले टाइम से, क्योंकि हेल्पलाइन से कहीं भी आप किसी भी हिस्से में होगी, अगर हेल्पलाइन पे कॉल करते हो वहाँ पे महिला पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगी। इसके अलावा महिला पुलिस स्वयं सेवक की तैनात, क्योंकि कोई भी महिला पुलिस है तो वो महिला की पीड़ा को अच्छे से समझ सकती है। एक मध्यस्थ की तरह वो अपने न्यायिक निकाय में काम कर सकती है आपके और जहाँ पर उनका निकाय है उसके बीच में एक मध्यस्थ बन करके। लाइक जैसे अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में गए और आपके साथ कुछ गलत हुआ तो कोई महिला पुलिस होगी अगर, तो वो यहाँ पे आपके बीच में मीडिएटर बन के आपकी बात को यहाँ पे रखने में आपकी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य के लिए सुधार गृह योजना, ताकि महिलाओं को दर दर न भटकना पड़े और कोई उनके जो मतलब ज़रूरत है उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा दे। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाली जो स्कीम है उससे उचित शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जांच ट्रैकिंग प्रणाली, यानी कि अगर किसी के साथ भी यौन हिंसा या फिर उत्पीड़न किया जाता है तो उसके लिए एक जांच ट्रैकिंग प्रणाली का गठन किया गया। अधिकारों के लिए जागरूकता का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार के जागरूकता अभियान बनाए जाते हैं, जैसे टीवी प्रोग्राम या फिर नुक्कड़ नाटक या फिर कई प्रकार की विधिक सूचनाओं के माध्यम से इसके प्रति एक जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अब हम बात करते हैं कुछ सुझावों की। कानून और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। अब हमने कानून पढ़े थे पीछे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सारे कानून होने के बाद भी कोई सुधार हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी, क्योंकि अभी प्रभावी रूप से लागू नहीं किए जा रहे हैं। इनको प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा तब जा करके इन केसेस में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए ताकि तुरंत समाधान हो सके। बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए और स्कूल कॉलेजों में व्यापक लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम होने चाहिए ताकि लड़के लड़कियों को अपने आप से अलग न समझे और लड़कियां लड़कों को अपने आप से अलग न समझे। पुलिस प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए ताकि उनको मतलब प्रशिक्षण में वो सारी चीज़ें जैसे कि ज़्यादा प्रूफ इकट्ठे करने, गवाह इकट्ठे करने, एक संवेदनशीलता, ताकि लोग अपनी बात खुल करके उनके साथ रख सकें। वित्तीय स्वायत्तता के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर होने चाहिए ताकि किसी भी महिला को पुरुषों पर डिपेंड ना होना पड़े और बाद में घरेलू हिंसा का शिकार भी ना होना पड़े, क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई महिला आर्थिक रूप से अपने आप पर निर्भर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो निर्भरता की ओर बढ़ती है और फिर अगर कोई पुरुष इसके साथ हिंसा भी करता है तो फिर उसको चुपचाप वो चीज़ें स्वीकार करनी होती है क्योंकि वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड है। डिजिटल अपराधों को रोक करके, जैसे एआई के माध्यम से हम मतलब पहले से ही विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन फ्रॉड है, कौन स्कैम है, या फिर कौन गलत चीज़ की कहाँ पर से साइबर क्राइम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एआई के हेल्प से एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसे जो कुछ एआई होता है लाइक जैसे सर्टिंग जो बना हुआ है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम इन साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसके अलावा मीडिया को सनसनी फैलाने की जगह प्रणालीगत मुद्दों की बात करनी चाहिए। कई बार मीडिया भी इस चीज़ में बहुत बुरा रोल करता है। अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो वो मीडिया क्वेश्चन करता है आपका रेप हुआ, कब हुआ, किसने किया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो फिर वो महिला को अंदर तक कचोटते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर महिला के खिलाफ जो एक्ट मतलब महिला के साथ अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है, अगर उसके खिलाफ के जो एक्ट है उनके प्रति जागरूकता फैलाए या फिर एक्चुअल में उस अपराधी को पकड़ने में मीडिया भूमिका निभाए, तो वो चीज़ मीडिया को करनी चाहिए, ना कि ये पूछ पूछ करके महिला को और भी ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर करना चाहिए कि अच्छा आपका रेप हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, आप कहाँ गई थी, क्यों गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन उस टाइम पे महिला से नहीं पूछने चाहिए मीडिया को, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस चीज़ का असर पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप आज का चैप्टर समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस अपडेट और पीडीएफ के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।